नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एंटरप्रेन्योरशिप पेपर 2 के एमसीक्यूज को। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रवर्तन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं? स्टेप्स ऑफ प्रमोशन प्रोसेस। अवसरों की पहचान करना, उद्यमशील वातावरण का विश्लेषण करना, पूंजी के स्रोतों का प्रबंध करना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये तीनों ही जो है प्रवर्तन प्रक्रिया के चरण में शामिल होते हैं, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, पीटर एफ ड्रकर के अनुसार अवसर कितने प्रकार के होते हैं? योगेज, पूरक, नवोन्मेष, या इनमें से सभी? अकॉर्डिंग टू द पीटर एफ ड्रकर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर? योगेज यानी एडिक्टिव, पूरक मतलब कम्प्लीमेंट्री, नवोन्मेष मतलब इनोवेटिव। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज जो है उपलब्ध होती हैं। अगला प्रश्न है, वाह्य वातावरण में किस घटक या किन घटकों को शामिल किया जाता है? आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, या इनमें से सभी? तो देखो, व्यापार का जो बाहरी पर्यावरण होता है, बाह्य पर्यावरण होता है, उसमें ये तीनों ही चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण विश्लेषण के लिए किन तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है? सूचनाएं प्राप्त करना, पूर्वानुमान करना, बाजार सर्वेक्षण करना, या इनमें से कोई भी? वातावरण के विश्लेषण के लिए आप सूचना भी प्राप्त करेंगे, पूर्वानुमान भी लगाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, बाजार का सर्वेक्षण भी करेंगे ताकि मार्केट का आइडिया आपको लग जाए। तो ये इनमें से कोई भी, यानी ये सभी जो है वातावरण विश्लेषण में काम आने वाली बातें हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लंबी अवधि के लिए ऋण देती है? भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम और राज्य वित्त निगम, क और ख दोनों, या इनमें से कोई भी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम और राज्य वित्त निगम दोनों लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती हैं। भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम केंद्र सरकार की संस्था है और राज्य वित्तीय निगम ये आपका राज्य सरकार के लेवल की संस्था है। दोनों ही लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड करती हैं। अगला प्रश्न है, किसी उद्यमी के मस्तिष्क में किसी उद्योग को प्रारंभ करने का विचार आना और इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करने को क्या कहते हैं? प्रवर्तन, नेतृत्व, अभिप्रेरण, या संप्रेषण? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये चीज़ें जो है प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, उपक्रम के प्रवर्तन के पीछे निम्न में से कौन सा या कौन से कारण होते हैं? स्वयं के उपक्रम की स्थापना, दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर, धन कमाने की लालसा, या इनमें से सभी? तो देखो, कोई भी व्यक्ति किसी उपक्रम का प्रवर्तन क्यों करता है? क्या तो उसे अपने खुद के उपक्रम को लगाने की चाहत हो, धन कमाने की लालसा हो, दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर भी वो उद्यम लगा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो उपक्रम की स्थापना करने की सोचता है तथा उपक्रम को स्थापित करने का निर्णय लेता है? आयातक, निर्यातक, प्रवर्तक, या प्रचारक? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। प्रवर्तक कहते हैं जो व्यक्ति नए उपक्रम की स्थापना करने के बारे में सोचता है और उसे लगाने संबंधी जो क्रियाएं करता है उसे प्रवर्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक उद्यमी को निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों में अवसर दिखाई दे सकते हैं? किसी नए आविष्कार से समाज के लिए उपयोगी नवीन उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है। सही बात है भाई, कोई नया आविष्कार कर दें, नया प्रोडक्ट बनाने लगें। किसी उत्पाद के निर्माण में परंपरागत सामग्री के आधार पर नवीन सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। ये भी बात सही है कि पहले जो है हम कुछ अलग मटेरियल यूज करते थे, अब नए तरीके के मटेरियल को यूज करके सामान के स्वरूप को हम बदल दें। किसी उत्पाद या सेवा के वितरण के लिए नए वितरण माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। ये भी बात सही है। तो उद्यमी को इन तीनों ही क्षेत्रों में अवसर दिखाई दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के अवसर निर्णयकर्ता द्वारा संसाधनों का बेहतर और गहन उपयोग करने की
विधियां तलाश करते हैं। योगेज, पूरक अवसर, नवोन्मेष अवसर या कोई भी नहीं। तो देखो, पहले से जो है आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों को और बेहतर और गहन उपयोग करने की विधियों को तलाशना जो है वो योगेज अवसर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अवसर मौजूदा उत्पादों में नए विचार को लाना है? योगेज, पूरक अवसर, नवोन्मेष या कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पूरक अवसर। यानी हमारे पास संसाधन हैं, हम कोई प्रोडक्ट बना भी रहे हैं, अब उस प्रोडक्ट में हम नए विचार लेते आए, प्रोडक्ट में सुधार कर दें, कुछ परिवर्तन कर दें, इम्प्रूवमेंट कर दें, तो इसे पूरक अवसर के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, ये अवसर नए उत्पाद, नई तकनीकी या नए क्षेत्रों के माध्यम से नए मौलिक विचारों का सृजन करते हैं। योगेज, पूरक, नवोन्मेष या कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नवोन्मेष अवसर। ये ऐसे अवसर होते हैं जो इनोवेटिव होते हैं, नई तकनीकी यूज कर लें, नए क्षेत्रों में काम कर लें या कोई नया उत्पाद ही बना दें, तो ये सब इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी कही जाती है। अगला प्रश्न है, विचार सृजन के स्रोत हैं बातचीत द्वारा, अवलोकन द्वारा, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आइडियाज़ जो है वो कहाँ से जनरेट होते हैं? जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं, तो सबके विचारों से आप अवगत होते हैं, तो नए विचार आपके पास भी आते हैं। आप किसी को काम करते हुए देखते हैं या किसी प्रक्रिया को देखते हैं, तो उसको देखकर भी नया विचार आपके दिमाग में उपज सकता है। तो बातचीत और अवलोकन दोनों ही के माध्यम से आप विचार सृजन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु वातावरण के विश्लेषण में शामिल घटक है आर्थिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण या इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ये तीनों ही वातावरण जो है वायु वातावरण में आते हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक वातावरण में शामिल है इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आता है? संस्था की विचारधारा और दर्शन, ये आएगा। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्य, ये भी आएगा। संस्था के नियम और नीतियाँ, ये भी आएगा। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों ही जो है आंतरिक वातावरण का घटक है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक वातावरण निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? आंतरिक वातावरण, वायु वातावरण, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, राजनीतिक वातावरण वायु वातावरण का हिस्सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो संस्था से संबंधित गतिविधियों की वजह से डेवलप होता है और संस्था का एक हद तक इस पर नियंत्रण भी होता है। वायु वातावरण पे संस्था का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसा माहौल होता है उसी के अनुसार ढलकर संस्था को काम करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखो, तकनीकी वातावरण शामिल है आंतरिक वातावरण में, वायु वातावरण में, क और ख दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तकनीकी वातावरण भी वायु वातावरण का हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण के विश्लेषण की तकनीकें हैं सूचनाएं प्राप्त करना, पूर्वानुमान, बाजार सर्वेक्षण या इनमें से सभी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ये सभी वातावरण के विश्लेषण की तकनीकी हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। अगला देखिए, निम्न के अंतर्गत एक उद्यमी संभावित शक्तियों, कमजोरियों, अवसर और चुनौतियों का अध्ययन करता है। स्वॉट, ABC, EOQ या इनमें से सभी। तो देखो, अपनी शक्ति, कमजोरी, अवसर और चुनौतियों को जानने के लिए स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। स्वॉट में S है स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, W है वीकनेस के लिए, O है अपॉर्चुनिटीज के लिए और T है थ्रेट के लिए, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से अपनी शक्तियों को, कमजोरियों को और उपलब्ध अवसर और चुनौतियों का अध्ययन किया जा सकता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, व्यवसाय में पूंजी के प्रकार हैं अस्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि व्यवसाय में अस्थायी पूंजी की भी आवश्यकता होती है और कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता होती है। अस्थायी पूंजी क्यों चाहिए? फिक्स्ड एसेट को क्रिएट करने के लिए,
प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें चाहिए ना कोई भी कारखाना या उद्यम लगाने के लिए। और कार्यशील पूंजी क्यों चाहिए? डे टू डे एक्सपेंसेज को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही प्रकार की पूंजी चाहिए होती है। अगला प्रश्न है, अंश ऋण पत्र द्वारा किस प्रकार की पूंजी की व्यवस्था की जाती है? अस्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, अंश ऋण पत्र ये दोनों जो हैं अस्थायी पूंजी के साधन हैं। लॉन्ग टर्म के फंड को क्रिएट करने के लिए शेयर और डिवेंचर इशू किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मित्रों और रिश्तेदारों से सहायता एवं ऋण किस प्रकार की पूंजी की व्यवस्था है? अस्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, मित्रों और रिश्तेदारों से सहायता या ऋण के रूप में आप पैसा लेते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं और इससे कार्यशील पूंजी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अस्थायी पूंजी की ज़रूरत इस साधन से नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, वस्तु और सेवाओं के मितव्ययी उत्पादन और वितरण व्यवस्था हेतु कौन सा कार्य किए जाना चाहिए? संयंत्र अभिन्यास, उत्पादन प्रणाली का चयन करना, उत्पादन हेतु भवन एवं उपकरणों की व्यवस्था करना, या इनमें से सभी? तो देखो, ये सभी कार्य आपको करने पड़ेंगे। आपको प्लांट सेटअप लगाना पड़ेगा, प्रॉपर प्लांट सेटअप बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन सिस्टम को आपको चूज करना पड़ेगा और उसके लिए आवश्यक उपकरण और भवन जगह वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब आप जो है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन मितव्ययी तरीके से कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यवहार एक सफल उद्यमिता से संबद्ध नहीं है? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना, निरंतर नवाचार और तात्कालिकता, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करना। तो देखो, सफल उद्यमी बनने के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, निरंतर इनोवेशन करना पड़ेगा, ग्राहकों को समझना पड़ेगा और उनकी आवश्यकता के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन व्यवसाय को डे बाय डे बेसिस पे आप नहीं चला सकते हैं। व्यवसाय को आपको चलाने के लिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके व्यवसाय को चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा संबद्ध नहीं है उद्यमिता से? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि डे टू डे बेसिस पे व्यवसाय को चलाना उद्यमिता में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी या पैसे की बर्बादी? तो देखो भाई, भारत में उद्यमिता का विकास करना, कार्यक्रम बनाना आवश्यक है, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और इसके पास विकास की अपार संभावनाएं हैं। उद्यमिता कार्यक्रम जितना ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा, देश का विकास भी उतना ही ज़्यादा होगा और हम डेवलप्ड कंट्री के दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में एक उद्यमशीलता का काम नहीं है? जोखिम उठाना, ये तो कार्य ही है। पूंजी का प्रावधान और उत्पादन का संगठन करना, ये भी सही है। नवाचार करना, ये भी सही है। दिन प्रतिदिन के कारोबार का संचालन करना, ये बात गलत होगी। ठीक है, उद्यमशीलता में डे टू डे बेसिस पे व्यापार का संचालन करना नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उद्यमिता और प्रबंधन के बीच के अंतर की व्याख्या नहीं करता है? उद्यमी व्यवसाय को ढूंढते हैं, प्रबंधक इसे चलाते हैं, ये बात एकदम सही है। उद्यमी अपने व्यवसाय के मालिक हैं और कर्मचारियों का प्रबंधन करते हैं, ये भी बात सही है। उद्यमी लाभ कमाते हैं और प्रबंधकों को वेतन मिलता है, सही बात है। उद्यमी एक बार का काम है और प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। तो भाई देखो, ये बात उतनी उचित नहीं लग रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विपणन सम्मिश्रण का तत्व है? उत्पाद, मूल्य, भौतिक वितरण या इनमें से सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। विपणन मिश्रण के तत्व 4 होते हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग आपने पढ़ा है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस और यहाँ पे प्लेस की बात की गई है। प्लेस को ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह देते हैं लोग। तो ये तीनों ही जो है आपके विपणन सम्मिश्रण के तत्व हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विपणन संवर्धन के अंतर्गत कौन सा निर्णय आता है? विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार या इनमें से सभी? तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विपणन संवर्धन में
आपका 4 चीज़ आता है, पर्सनल सेलिंग, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग, विक्रय संवर्धन यानी सेल्स प्रमोशन, और पब्लिसिटी यानी कि प्रचार। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किसके अंतर्गत उत्पादक और ग्राहक के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता है? शून्य स्तर माध्यम, एक स्तरीय माध्यम, द्विस्तरीय माध्यम या त्रिस्तरीय माध्यम। तो जब उत्पादक से ग्राहक को डायरेक्ट माल बेचा जाता है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता है, तो इसे शून्य स्तर माध्यम कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग। अगला प्रश्न देखो, विज्ञापन के माध्यम से चयन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं फैलाव, लचीलापन, लागत या इनमें से सभी। तो देखो, विज्ञापन के माध्यम से ये सभी तत्व प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब बाजार को कस्बे, शहर, जिले, राज्य के आधार पर बांटकर बाजार का खंडीकरण किया जाता है यानी मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है, तो उसे कहते हैं भौगोलिक खंडीकरण, जनसांख्यिकी खंडीकरण, आर्थिक खंडीकरण या क्रय व्यवहार के आधार पर खंडीकरण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भौगोलिक खंडीकरण, एरिया वाइज हमने बांट दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस खंडीकरण के अंतर्गत उद्यमी ग्राहकों को उसकी आयु, लिंग, परिवार के माप, भाषा, शिक्षा आदि के आधार पर विभाजित करता है? भौगोलिक, जनसांख्यिकी, आर्थिक या क्रय व्यवहार के आधार पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जनसांख्यिकी खंडीकरण यानी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में व्यक्ति को आयु, लिंग, परिवार, भाषा, शिक्षा आदि के आधार पर बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, जब ग्राहकों को उनके क्रय निर्णय के आधार पर खंडीकृत किया जाता है, तो इसे कहेंगे क्रय व्यवहार के आधार पर खंडीकरण, लाभ के आधार पर खंडीकरण, परिमाण के आधार पर खंडीकरण या आर्थिक खंडीकरण। तो देखो, क्रय निर्णय के आधार पर जब खंडीकृत किया जाता है बाजार को, तो उसे हम कहते हैं क्रय व्यवहार के आधार पर खंडीकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब ग्राहकों को उनके आय के स्तर के आधार पर विभाजित किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा आर्थिक खंडीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक उत्पाद श्रेणी में मिश्रित उत्पादों का समूह क्या कहलाता है? उत्पाद श्रृंखला, उत्पाद व्यापकता, उत्पाद विस्तारता या उत्पाद की गहराई। तो एक उत्पाद श्रेणी में जितने भी उत्पाद होते हैं उनका मिश्रित समूह जो है उत्पाद श्रृंखला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका आशय उत्पाद श्रृंखलाओं की संख्या से है जो उद्यमी विक्रय हेतु बाजार में प्रस्तुत करता है? उत्पाद श्रृंखला, उत्पाद व्यापकता, उत्पाद विस्तारता या उत्पाद गहराई। तो उत्पाद श्रृंखलाओं की संख्या जब अलग अलग ली जाती है तो उसे उत्पाद व्यापकता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आशय उन समस्त उत्पाद मदों की संख्या से है जो एक उत्पाद श्रृंखला में सम्मिलित होती हैं? एक उत्पाद श्रृंखला में जितने भी उत्पाद शामिल होते हैं उन समस्त उत्पादों के मदों की संख्या को हम उत्पाद की विस्तारता कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आशय उन समस्त भिन्न भिन्न वस्तुओं से होता है जो उत्पाद श्रृंखला की प्रत्येक उत्पाद मद में सम्मिलित होती हैं जिन्हें विक्रय हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है? तो इसे हम कहते हैं उत्पाद की गहराई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी उपक्रम के लिए उत्पाद को पहचानने और प्रतिस्पर्धी उत्पाद से अंतर करने का तरीका कहलाता है पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग या विक्रय उपरांत सेवा। तो इसे हम ब्रांडिंग के नाम से जानते हैं। ब्रांड ही एक ऐसी चीज़ है जो अलग अलग उत्पादों को अलग अलग पहचानने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, सभी उत्पादों की एक समान पैकेजिंग की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? फैमिली पैकेजिंग, पुनर्उपयोग पैकेजिंग, बहुभागी पैकेजिंग या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब सभी उत्पादों की पैकेजिंग एक साथ कर दी जाती है, एक समान पैकेजिंग की जाती है, तो उसे फैमिली पैकेजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत एक ही उत्पाद की बहुत सारी इकाइयाँ एक ही लपेटने में यानी एक ही पैकेजिंग में रख दी जाती है? फैमिली पैकेजिंग, पुनर्उपयोग पैकेजिंग, बहुभागी पैकेजिंग या इनमें से कोई नहीं।
तो एक ही उत्पाद की जब बहुत सारी इकाइयाँ एक ही पैकेजिंग में रख दी जाती हैं तो वो बहभागी पैकेजिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस छोटी पर्ची पर उत्पाद के संबंध में सूचनाएं छपी रहती हैं जिसे पैकेज या उत्पाद के साथ जोड़ दिया जाता है? तो देखो, इसे हम कहते हैं लेबल। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट पे जो छोटा सा स्टिकर या टैग लगाकर हम उसकी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं उसे हम लेबल के नाम से जानते हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति का प्रयोग प्रायः एक नए उत्पाद की कीमत निर्धारण के लिए किया जाता है जिससे मांग की मलाई उतारा जा सके? उच्चतम प्रारंभिक मूल्य नीति, विभेदात्मक कीमत निर्धारण नीति, लक्ष्य पूर्ति हेतु कीमत निर्धारण, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उच्चतम प्रारंभिक मूल्य विधि। जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारा जाता है तो शुरू में उसका मूल्य काफ़ी ऊंचा रखा जाता है क्योंकि उस समय प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और प्रोडक्ट नए तरीके का, यूनिक तरीके का होता है तो कस्टमर से अधिक प्राइस वसूला जा सकता है। इसे मलाई उतारने वाली मूल्य नीति भी कहा जाता है। ठीक है ना, मलाई उतारने वाली मूल्य नीति। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक कीमत निर्धारण की युक्ति है जिसमें कम कीमत के कारण ब्रांड प्रसिद्ध हो जाता है और जिससे बाजार अंश को अधिकतम किया जा सकता है? उच्चतम प्रारंभिक मूल्य नीति, विभेदात्मक कीमत निर्धारण नीति, लक्ष्य पूर्ति हेतु कीमत निर्धारण, या प्रदेशक कीमत निर्धारण नीति? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रदेशक कीमत निर्धारण नीति। ठीक है, इसमें कीमतें आक्रामक तौर पे कम निर्धारित की जाती हैं और बाजार में प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कीमत नीति के अंतर्गत एक ही उत्पाद की दो या दो से अधिक कीमतें निर्धारित की जाती हैं? तो ये होगा विभेदात्मक कीमत निर्धारण नीति, डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विज्ञापन का माध्यम है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, प्रीमियम, या इनमें से सभी? ये सभी विज्ञापन के माध्यम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखो, विक्रय संवर्धन की प्रणालियां हैं नमूने देना, कूपन देना, प्रीमियम देना। तो यहाँ पे भी ये तीनों ही जो है संवर्धन की प्रणालियां हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद देखो, अप्रायोजित और अवैयक्तिक रूप से विचारों, वस्तुओं या सेवाओं की विज्ञापन माध्यमों द्वारा स्वेच्छा से प्रस्तुति जिसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है कहलाता है नियोजन, प्रचार, नियुक्तिकरण, या कोई विकल्प नहीं सही है? तो यहाँ पे प्रचार कहा जाता है। अवैयक्तिक रूप से यह बात कही जाती है, अप्रायोजित तौर पे कही जाती है और इसके लिए कोई भुगतान भी नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर में आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई आर्टिकल छप गया, आपने नहीं छपवाया, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह से प्रभावित होकर अखबार वालों ने खुद छाप दिया, उसके लिए आप ना कोई पेमेंट कर रहे हैं और ना विज्ञापन, तो ये आपका प्रचार के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत उत्पादक और ग्राहकों के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होगा? तो ये हम कर चुके हैं, शून्य स्तर माध्यम। अगला प्रश्न है, माल को एक स्तर विशेष पर बनाए रखना क्या कहलाता है? माल नियंत्रण, परिवहन, वितरण, या भंडारण? तो इसे हम गुड्स कंट्रोल कहते हैं, माल नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करती है बेरोजगारी, रोजगार, बेईमानी, या भ्रष्टाचार? तो देखो, उद्यमिता विकास कार्यक्रम से नए नए उद्यमी नए नए उद्योग लगाते हैं और उसमें लोगों को नौकरियां मिलती हैं, रोजगार मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्यमी होता है पैदा हुआ, बनाया गया, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो भाई, उद्यमी जो है जन्मजात भी हो सकते हैं, जन्म से ही किसी में उद्यम करने की क्षमता हो सकती है, या फिर किसी के पास वो क्षमता शुरू में ना हो, जन्मजात ना हो, तो आवश्यक ट्रेनिंग देकर लोगों को उद्यमी बनाया भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क और ख दोनों। पहले पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम बाकी बचे हुए चैप्टर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।